नमो बुद्धाय, जय भीम। हम आज पुणे में हैं और पुणे में एक पवित्र दिन की शुरुआत कर रहे हैं। आज माता सावित्री बाई फुले की जयंती है और उस जयंती को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन पुणे में सेलिब्रेट करेंगे। हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से यहाँ आयोग है, तो दर्शकों को हम एक दो बहुत ही महान शख्सियत जो बहुत गहरी नॉलेज रखते हैं मिशन को लेकर के, मूवमेंट को लेकर के, वो आपस में कन्वर्सेशन करके हम लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। तो मेरे सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर राजारमण आनंद जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं, और कांसीराम साहब के साथ इनका बहुत लंबा अनुभव है, तो इनसे भी रूबरू होंगे हम और ज़िंदगी के रहस्य को जानेंगे। दूसरे हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब, वो भी तो बहुत ही, दोनों शख्सियत बहुत ही गहरी पैठ रखते हैं। तो सुनिए आप कन्वर्सेशन आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब से। जी कबीर साहब, साधारण नमो बुद्धाय, जय भीम। सावित्री बाई फुले जयंती की आप सभी को हार्दिक स्वागत। और मेरे साथ हमारे मार्गदर्शक सीनियर बाबूजी उपस्थित हैं। बाबूजी अपने जिंदगी का लंबा दौर जिया है और समाज को अनुभव भी शेयर किए हैं। रामधारी सिंह दिनकर की एक पुस्तक है, अगरबत्ती जली हुई थी। अगरबत्ती एक जीवन के ऊपर लिखी गई है कि अगरबत्ती जल तो रही गई, तो इसको जलते हुए खुशबू आप कितनी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो इस संबंध में आपके जीवन के बहुत सारे अनुभव हैं। व्यक्ति को अपना जीवन आयु के हिसाब से कैसे एडजस्ट करके समायोजन करके जीना चाहिए, मैं निवेदन करता हूँ कि आप दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत साधुवाद माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, और इससे पूर्व हमारे साथी जो चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, एडवोकेट दयाराम बौद्ध, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा प्रदेश, मैं दोनों का साधुवाद करता हूँ। और आपने बहुत ही सामयिक सवाल किया है कि जैसे मोमबत्ती तो जलेगी, अब जिसको खुशबू लेनी है वो उसकी खुशबू ले, नहीं लेगा तो न ले। मोमबत्ती तो अपना काम कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत ही बढ़िया मेरे पास इसका अनुभव का उदाहरण है, जो मैंने जो कहना चाहिए फिलोसफर हुए मार्क्स, डॉक्टर मार्क्स, तो उन्होंने कहा कि जो जिंदगी आदमी जीता है तो उसके 4 स्पेल होते हैं, उसके 4 खंड हैं। एक तो 20 साल की उम्र से 30 साल की उम्र में जो 10 साल का स्पेल है, या क्या कहेंगे उसका खंड है काल, तो उसमें व्यक्ति कैरियर बिल्डिंग के लिए कार्य करता है जी, 20 से 30 साल तक। और उसमें उसकी ज़िंदगी की अगर 100% उस पर ऊर्जा है, एनर्जी है, तो 20% एनर्जी उसमें उसकी खर्च हो जाती है। तो 30 साल की एज तक पहुँचते पहुँचते उसके पास 20% एनर्जी खर्च हो गई, तो 80 बची और उसकी उम्र 30 हो गई। 30 के बाद फिर 30 से 40, 10 साल का फिर एक स्पेल आता है लाइफ में। तो उसमें वो अपने उसके 30 से 40 साल के बीच में जो काम करता है वो, तो अपना सोशल सिक्योरिटी का काम करता है। यानी उसे अगर बिजनेस करना है, उसे सर्विस करना है, सरकारी नौकरी, गैर सरकारी जो भी है, मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए वो क्या कर सकता है, वो उस काम को करता है। और मान लीजिए उसमें भी उसकी 20% एनर्जी खर्च हुई, तो 40% एनर्जी वो 40 साल तक जाते जाते खर्च कर लेता है, उससे बचती है उसके पास 60%। और वो उस वक्त जो कुछ उसे 40 साल तक बनना होता है वो अपना एस्टैब्लिश कर लेता है। तो ये फिर 40 के बाद एक और स्पेल आता है 40 से 50 के बीच में, 10 साल। तो 10 साल के बीच में वो जो स्पेल है उसमें वो करता है सोशल रिलेशंस के काम। जैसे 40 के बाद आप बच्चों के
शादी ब्याह करेंगे, संबंध। रिलेशंस बनाएंगे, रिलेशंस जो बने हुए उन्हें बिगाड़ते भी हैं। बिगड़ते और कहने लगे अब मैं तो एस्टेब्लिश हो गया, भाड़ में जाए चाचा जी, भाड़ में जाए भतीजा जी, मतलब औरों से वो ज़्यादा काउंट नहीं करता। जब उसका अपना ठीक हो जाता है और बिगड़ जाता है तो फिर दूसरों के यहाँ चक्कर काटता है। कहने का मतलब जो है सोशल रिलेशन को बिगड़ते भी हैं, बनते भी हैं। और इसमें भी उसका मान लीजिए 20% एनर्जी वेस्ट हुई, खर्च हुई, तो उसके पास कितनी बची, 60 हो गई तो 40 बची। 40 अब 40% उम्र होगी उसकी 50 साल, तो उसमें वो सोशल रिलेशंस बनाने के बाद 50 के बाद जो 60 का स्पेल है, फिर 10 साल का एक स्पेल, मैंने 4 स्पेल में बांटा इसको, तो 50 से 60 के बीच में जब वो पहुंचता है तो वो फिर उस पीरियड में काम क्या करता है, वो काम करता है एक्सट्रीम नीड्स के लिए। यानी 50 साल पर जाकर के वो फिर अपने अगर पुराने सोफे हैं तो उन्हें बदलता है, मकान का रिनोवेशन कराता है, और जो है गाड़ियाँ नहीं खरीदता है। अगर कोई पुराना स्कूटर होता है तो उसे कोने में रख देता है, नई स्कूटर लाएगा, नया 4 व्हीलर लाएगा। यानी एक्सट्रीम नीड्स की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसकी 60 साल होने जा रही है 50 से 60 के बीच में। तो 60 साल पर पहुँचते पहुँचते एक्सट्रीम नीड्स को करने में लगा रहता है। उस वक्त उसे किसी का टेंशन नहीं, कौन समाज है, कौन देश है, कौन क्या है, वो अपने उसमें रहता है मेंटेनेंस में। और उम्र उसकी 60 साल हो गई, एनर्जी उसके पास 20% इसमें भी खर्च होगी, तो 80% एनर्जी खर्च करने के बाद ही डॉक्टर मार्क्सले कहते हैं कि उसके पास 20% एनर्जी बचती है 60 साल के बाद। सरकार भी उसको रिजेक्ट कर देती है, जैसे रिटायरमेंट को होते हैं, रिजेक्ट हो जाता है तभी तो सभी सेवाओं से। हाँ, तो रिजेक्ट हो जाता है 60 साल में। अब 60 साल के बाद फिर वो नेम एंड फेम के लिए सोचता है, नेम एंड फेम, और एनर्जी उसके पास 20% बची, नाम और प्रसिद्धि के लिए। अगर आप उसे बुलाएंगे तो वो आएगा, लेकिन कोशिश ये करेगा कि आप वाली सीट पर बैठे, बीच वाली पर, लोग उसको मान मनोबल करके लाएं, उसको खूब फूल मालाएं पहनाएं, लेकिन उसके पास एनर्जी नहीं है। पैसा उसके पास जो था उसने सोशल नीड्स पे खर्च, एक्सट्रीम नीड्स पे खर्च कर दिया, बड़ा सा मकान बनाया, बड़ी सी गाड़ी खरीदी, और बहुत सारे जितने वो कर सकता था उसने एक्सट्रीम, मतलब हद कर्म किया, हद तक पहुंच जाता है, तब वो जो है सोशल मतलब इसमें आता है नेम्स एंड फेम्स। तो हम लोग जब उनको बुलाते हैं, यहाँ बहुत से हमारे सीनियर सिटीजन हैं, आप हमारे अशोक कुमार साक्षी जी हैं, हमारे विजयपाल सिंह मौर्य जी जो हैं, ये रिटायर्ड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये लोग सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन इन्होंने एनर्जी ऐसा नहीं है कि 60 साल के बाद लगाई है। ये मैं समझता हूँ उनको, अशोक साक्षी जी को तो मैं जानता हूँ मेरे ख्याल से 40 साल से, हो सकता है इससे भी ज़्यादा। तो ये उस वक्त भी मतलब यही काम कर रहे थे। ये अलग बात है कि लोग इन्हें कितने जान पाए, और आप भी। तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग जो है, जो नेम एंड फेम के लिए 60 साल की एज के बाद जो आते हैं, तो उनको आप लोग भी वॉच करके चलिएगा। डॉक्टर साहब, आऊँगा मैं आपके पास, और बस ये बात थोड़ी सी क्लियर कर दूं आधे मिनट में कि बाबूजी ने जो बात कही है ये बड़ी रिस्क की बात है, क्योंकि उस पड़ाव पे आप भी हैं, और ये चूँकि, लेकिन एक सबक मिलता है इससे कि मूवमेंट का काम, मिशन का काम आफ्टर रिटायरमेंट का कार्यक्रम नहीं है। बाबूजी अगर यहाँ पर बैठे हैं आप, तो आप कहते हैं कि मैं 77 या 78 में कांसीराम साहब के, उस समय 27 साल उम्र थी, तो नौजवानी से अगर तैयार होते हैं तो फिर आगे जो एनर्जी रहती है, जो मार्सले की थ्योरी है कि जब एनर्जी हम में रहेगी तभी तो हम काम कर पाएंगे। मैं इसी के संबंध में हमारे आदरणीय डॉक्टर बादल सिंह बौद्ध साहब से चाहूँगा कि वो भी कन्वर्सेशन रखें। जी, बाबा साहब का वकील साहब एक कोटेशन है कि लंबा जीवन जीने से अच्छा है कि हम स्वतंत्र और समाज के लिए जीवन जिए। जो बाबूजी ने अभी सिद्धांत बताया, व्यक्ति जब से समझदार और सोच पैदा करता है वो नेम एंड फेम्स के लिए काम करता है, जबकि बाबा साहब ने कहा है कि हमें इससे बचकर समाज के लिए ही काम करना चाहिए। और उनकी किताब, उसके बैक कवर पर लिखा है कि वो माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया है जो समाज के लिए काम करते हैं।
हम बहुजन महापुरुषों के सूची में देखते हैं, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर मानवर कांसीराम साहब तक उन्होंने पूरा जीवन महापुरुषों को समर्थन करते हुए, आगे के गुरुओं को सम्मान देते हुए समाज को आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहे और अपना जीवन पूरा लगाकर आज जो वेल कंडीशन हमारी दिखाई दे रही है, उन्होंने पूरा समय समाज को दिया है। और जो व्यक्ति समाज का काम करता है, समाज उसके बदले में उसको रिस्पेक्ट करती है, ये उसका वेतन है, उसकी पगार है। हम भी ये महापुरुषों से प्रेरणा लेकर समाज के लिए काम करें। नेम एंड फेम्स के लिए काम करने का बाबा साहब ने मना किया है। हीरो वर्शिप आप ना करें, इससे व्यक्ति पूजा नायक पूजा जब शुरू हो जाती है तो समाज में एक गलत मैसेज जाता है और समाज फिर इंटेलेक्चुअल क्लास का अनुसरण न करते हुए एक समाज और इंटेलेक्चुअल क्लास के बीच एक बड़ी खाई पैदा हो जाती है। इंटेलेक्चुअल क्लास हमारे समाज में 2% है और समाज हमारा 98% है। अगर 2% समाज ने जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, समाज के लिए काम नहीं किया तो समाज ये समझ लेती है कि आप कोई भी क्यों ना हो, IAS भी क्यों ना हो, हमारे किसी काम के नहीं हो। जैसे बाबूजी ने एक शब्द बताया था कि भाड़ में जाए मेरा भाई भतीजा, तो हम अपने परिवार को ही छोड़ जाते हैं तो समाज को कैसे जिएंगे। तो आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस है। शिक्षा के लिए माता सावित्री का आज जन्म हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित इस अज्ञानी समाज, अविद्या में फंसे हुए समाज को लगाया और इससे बाबा साहब ने प्रेरणा ली। उन्होंने इसके ऊपर कोटेशन बनाया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। लेकिन शिक्षा के साथ साथ उन्होंने ये बताया था कि जो भारत में के परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षा है वो शिक्षा नहीं, हमें अंग्रेजी शिक्षा को पढ़कर पूरे विश्व की ओर जाना है। और ज्योतिबा फुले जी ने शिक्षा पर जोर दिया, बाबा साहब ने शिक्षा पर जोर दिया, तो हम समाज को इंटेलेक्चुअल करने के लिए कार्य करें। धन्यवाद। सिंह साहब, एक बात और आदरणीय बाबूजी से पूछना चाहेंगे, क्योंकि बाबूजी उस महान सोशल इंजीनियर के शिष्य रहे हैं मानवर कांसीराम साहब के। मानवर कांसीराम साहब ने आप लोगों को साथ लेकर, तमाम मुश्किलें मुसीबतें थीं, सहूलियतें नहीं थीं, तो इसके बावजूद भी मिशन को राइज किया, मिशन को बढ़ाते रहे उत्तरोत्तर। आज ऐसी क्या वजह हैं कि जिनकी वजह से आज मिशन जा रहा? तो 2 मिनट के लिए बाबूजी से ये भी पूछेंगे, दूसरे राउंड पे बाबूजी से ये भी पूछेंगे कि समाधान क्या है, आगे की राय क्या है। जी बाबूजी। सर, टाइम कम है तो शॉर्ट में अपनी बात रख लेते हैं। जैसे अभी अपने मास्टर बादल सिंह बाबू बता रहे थे, तो बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए कहा है जी। उन्होंने कहा है कि हर देश के अंदर बुद्धिजीवी वर्ग होता है, इंटेलेक्चुअल क्लास इन एवरी कंट्री। तो जो मतलब फोरकास्ट कर सकता है, मतलब उसे भविष्य का पता होता है, और बाकी जो लोग हैं मतलब इंटेलेक्चुअल क्लास को छोड़ करके जो कॉमन पीपल हैं, तो वो एक्चुअली उन्हीं के ऊपर निर्भर होते हैं, क्योंकि न तो उनके पास समय होता है, न वो सक्रिय होते हैं। वो सोचते हैं हमारा बुद्धिजीवी है, ये अपना सोच रहा है, अगर हम इनके साथ रहेंगे तो हमारा भी काम चल जाएगा। लेकिन वो इंटेलेक्चुअल क्लास अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी और के उसके दिमाग पर कोई और बैठा हुआ, नियंत्रण में किसी और के चल, हाँ इंडिपेंडेंट जो है, अभी हमारे बहुत सारे लोगों का दिमाग जो मनुवाद के गिरफ्त में है, मनुवाद के गिरफ्त में है। मैंने देखा है अक्सर लोग जो है, हम कितना भी तैयार कर रहे हैं उन्हें, लेकिन कहीं न कहीं जाकर के वो असली रूप दिखाई देते हैं। तो एक तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरा ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर वो ईमानदार नहीं है तो भी वो इंटेलेक्चुअल क्लास आपके धोखे का कारण बन सकता है। और इम्पार्शियल होना चाहिए। इम्पार्शियल का मतलब निस्वार्थ, उसका कोई लोभ लालच मतलब नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी। हाँ, उसका वो स्वार्थ मतलब निस्वार्थ होना चाहिए। अगर ये 3 गुण हैं उसके अंदर, तो फिर जो 98% लोग आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। किसके ऊपर? इंटेलेक्चुअल क्लास। ये बाबा साहब ने उसमें क्लियर किया है एनिहिलेशन का। डॉक्टर अपने बादल सिंह बहुत जी, जो कि काफ़ी विद्वान आदमी हैं, उन्होंने सारी बात बता दी है। तो दूसरा आपका सवाल चाह रहा था, रिपीट कर।
अब समाधान इस थोड़ी सी जब परिस्थितियां बिगड़ी हैं मूवमेंट को लेकर, तो चूंकि हम मानवर कांसीराम साहब का प्रतिनिधि आपको मानते हैं, मानवर कांसीराम साहब की अब्सेंसी में आपको प्रतिनिधि मानते हैं, तो आइडियाज़ यहाँ से आते हैं वहाँ जब, तो आइडियाज़ लेना चाहेंगे कि भविष्य में हम लोग क्या करें। नहीं, खैर प्रतिनिधि तो उनका मैं नहीं बन सकता, लेकिन आज चूँकि मैंने उनके सानिध्य में काम किया है तो बहुत सारी चीज़ें तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन फिर भी जो समझा हूँ वो भी मतलब मैं समझता हूँ काम की चीज़ें हैं। तो देखिए क्या है कि ये आज जैसे जिस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं तो ये हमारे सब महापुरुष हैं। माता सावित्रीबाई फुले भी हमारी महापुरुष हैं। तो मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ, अक्सर काशीराम जी ने भी हमको इसके बारे में, क्योंकि यहाँ चीज़ है हमारी, हमें मतलब रिकॉग्नाइज कौन करे। जैसे बुद्ध को रिकॉग्नाइज किसने किया? सेनापति ने रिकॉग्नाइज किया। जब बुद्ध जो है संबोधि प्राप्त हो गई तो वो बैठे हुए थे, तो सेनापति अगर ना आए होते तो बुद्ध जो है इस लाइन पर आने वाले नहीं थे। उन्होंने सोचा कि लोग समझेंगे नहीं, मैं खाने का क्यों चक्कर में पड़ूं, अपना भी समय खराब होगा, इनका भी समय खराब होगा। लेकिन सेनापति ने गारंटी दी कि आप अब सिद्धार्थ नहीं है, अब आप बुद्ध बन गए, आप कर सकते हो उस काम को, आप जिस काम के लिए निकले हो लोक कल्याण का काम करो। और जब उन्होंने हाँ मान ली तो उसी ने फिर लोगों को बताया कि मैं उनसे मिल के आ रहा हूँ। वो ऐसा आदमी है जो तुम्हारे दुख का कारण उसे पता है, वो निवारण भी जानता है, रास्ता भी देगा तुम उस पर भरोसा करो। ऐसे ही बुद्ध के बाद फिर जब ज्योतिबा फुले का अपमान हुआ, आज माता सावित्रीबाई का ज्योतिबा फुले का अपमान हुआ, तो ज्योतिबा फुले 3-4 दिन तक घर में से नहीं निकले। तो उनकी धर्म जो उनकी जीवन संगिनी थी सावित्रीबाई फुले, तो उन्होंने कहा कि आप जो है 3 दिन से बाहर नहीं निकले घर में से। आपको मालूम है आप अकेले के साथ ये हुआ, आपका सारे लोगों के साथ हो रहा है, आप कुछ कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि लोग तो मेरी बात मानेंगे नहीं, मुझे तो वहाँ से भगा दिया, तो मैं तो बहुत परेशान हुआ। वहाँ से तो लोग पतले चाट के आ रहे थे झूठी, और मेरे ऊपर पप्पियाँ कस रहे थे। तो उसने कहा नहीं मुझे मालूम है, मैं आपकी गारंटी लेती हूँ, आप कुछ काम करो, लोग आप पर भरोसा कर लेंगे। बिल्कुल। तो उसकी भी गारंटी सावित्रीबाई फुले ने दी। अगर सावित्रीबाई फुले उनको नहीं कहती तो ज्योतिबा राव फुले 3-4 दिन और रोते पीटते और उसके बाद चले जाते दुनिया से। उन्होंने इस रास्ते पर डाला था। किसने? तो आदमी जो है आपकी गारंटी, बाबा साहब की गारंटी किसने दी? बाबा साहब की गारंटी दी साहू जी महाराज ने। लोगों से कहा उस महाराज के परिषद में कि तुम्हारी बेड़ियां काटने वाला आदमी मुझे मालूम है, मुझे लगता है ये अम्बेडकर पैदा हो गया है, तुम्हारी बेड़ियां काटेगा, ये पूरे दुनिया की गुलामी की बेड़ियां काटेगा। आप भरोसा करो इसके ऊपर, आप लोग जो है नसीब वाले हो कि आपको ऐसा आदमी मिल गया। तो यहाँ कोई ऐसा आदमी मतलब किसी की गारंटी लेने वाला नहीं है। ये है सारा चक्कर, जिसलिए आप पछड़ गए। यहाँ कोई किसी की गारंटी लेने वाला अगर आएगा भी तो कहेगा इसे हटाओ, मैं आ गया। वो ये नहीं देखा कि ये भी लगा हुआ है। ये राष्ट्रीय बौद्ध मानव सभा ने तय किया कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम कंपटीशन रखेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करेंगे। जो लोग काम कर रहे हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिसका काम ज़्यादा अच्छा होगा लोग उसके साथ लग जाएंगे। हम करते क्या है कि दूसरा करना है तो अपना तो कुछ बताए नहीं, बस उसके पीछे लग जाएंगे, उसके हाथों के पीछे लग जाते हैं, उसकी बुराई बुराई, इसलिए चंदा खाता है, ये झूठ बोलता है, इसका कहीं कुछ नहीं है, मेरा बहुत है। तो है क्या कि हमें किसी न किसी की तो मतलब रिसर्च करनी पड़ेगी ना। कौन जैसे साहू जी महाराज जो थे राजा थे, उन्हें क्या जरूरत थी अम्बेडकर के बारे में कहने की कि भाई जो तुम्हारी बेटियां काट देगा? वो तो कहते मैं हूँ तो सही, इसके चक्कर में क्यों पड़ रहे थे? लेकिन उन्हें मालूम था कि ये मुझसे ज्यादा है। तभी तो जो है 5,000 रुपये छत्रपति साहू जी महाराज बाबा साहब को देने जब गए, बॉम्बे की चाल में रहते थे जहाँ मजदूर लोग रहते, तो ढूंढते डांटते वहाँ पहुंचे, उनकी कुंडी खटखटाई उन्होंने, तो बाबा साहब देख करके चक्कर पड़ गए। वो पहचानते थे कि साहू जी महाराज है। तो उन्होंने सर आप जो है आप यहाँ, मैं तो मुझे आप बुला लेते मैं आ जाता, स्टेट के राजा थे, मैं आ जाता, आपके प्रभु राजा थे। तो कहने लगे नहीं नहीं मुझे इसके रामू के हाथ की चाय अच्छी लगती है। रामू मतलब इनके हाथ की मुझे चाय अच्छी लगती है, मुझे किसी ने बताया कि मुझे आज रामू के हाथ की चाय पीनी है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं उनके साथ तो लोग थे बहुत सारे,
तो जब राजा चलेगा तो कोई अकेला तो नहीं चलेगा। बाबा साहब परेशान हो गए, तो थोड़ी बहुत देर उन्होंने बात की और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप जो है वो आपका पढ़ाई बीच में छोड़ के आप चले आए थे, तो क्या उसे पूरा नहीं करना? तो उन्होंने कहा सर मैं कर रहा हूँ। उन्होंने साहब जी महाराज से कहा कि महाराज मैं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया, थोड़ा और हो जाए तो मैं फिर उसके बाद उसको करूँगा, आप जो है मेरी तरफ से भरोसा रखें। तो उन्होंने उनकी पॉकेट में 5,000 रुपये जो लेके आए थे वो रख दी। तो उन्होंने कहा ये पैसे लेने के सब में वही आ जाता। अरे नहीं, वहाँ क्या, वहाँ आते तो तुम्हारा मनोबल गिरता, मैं इसलिए यही देने आया। ये महानता का, इसलिए महान व्यक्ति वो नहीं है जो श्रेष्ठ है, ऑक्सीजन बढ़ाई। हाँ, श्रेष्ठ व्यक्ति महान नहीं होता, योग्य व्यक्ति महान होता। बाबा साहब ने कहा कि हमें श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें महान व्यक्ति चाहिए। तो बाबू जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक अच्छी चर्चा हुई और इसी प्रकार से चर्चा होती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिशन मूवमेंट की ऐसी गहरी बातें आपको मिलती रहेंगी, आपके लिए काम आएंगी। प्रशिक्षण के तौर पे ये ले सकते हैं हमारे नौजवान साथी जो मिशन के लिए काम करना चाहते हैं, वो इनको समझ सकते हैं। ऐसे एक बात और लास्ट में जी, बाबा साहब ने जो पेपर निकाला था मूक नायक, तो उस वक्त सरकारी खजाने से 1,000 रुपये छत्रपति साहू जी महाराज ने दिए थे। पैसे तो दे सकता है, लेकिन सरकारी पैसे को देने के लिए नियम कानून होते हैं। तो पहला जो अखबार निकला था मूक नायक, उसको निकालने के लिए छत्रपति साहू जी महाराज, क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, लोग उसमें आए नहीं, तो बाबा साहब परेशान थे। तो कई जगह लोगों ने उनको उठा दिया चारपाई से कि भाई तुम ये उल्टी बात करने आए हो, ये कहीं हो सकता है, तुम तो पिटोगे हमें भी पिटवाओगे। मैं जरा सीधी बात बोलने जा रहा हूँ, जो बाबा साहब की बात नहीं। तो उन्होंने कभी जो है छत्रपति साहू जी महाराज थे, तो उन्होंने कहा आप परेशान नहीं, आप ये मूक लोग हैं, आप इनके लिए मूक नायक निकालो। अखबार का नाम मूक नायक का मतलब मूक भैरव का नायक। उसके लिए 1,000 रुपये सबसे पहले लोगों की जुबान छत्रपति साहू जी महाराज ने सरकारी खजाने से दिया। तो ये बात मैं समझ रहा था कि इस मौके पर ठीक थी। थैंक यू सर, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आपको भी धन्यवाद।